हेलो बच्चों, आप सभी का फिर से एक बार मोस्ट 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 वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे क्या, मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है, इसको फटाक से हम लोग देखते हैं कि इसी नेक्स्ट चैप्टर में है क्या। तो जनरली हम लोग जानते हैं मेटल के बारे में। मेटल क्या होता है? मेटल वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, लॉस करेंगे। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन देंगे। और नॉन मेटल वो होते हैं जो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। ठीक, ये सिंपल डिफिनेशन है मेटल और नॉन मेटल। नॉन मेटल के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी दिखेंगे, उससे भी डिफाइन कर सकते हैं कि मेन ऐसे ही समझो, जो इलेक्ट्रॉन देगा वो क्या है, मेटल, और जो इलेक्ट्रॉन लेगा वो क्या है, नॉन मेटल। ठीक, फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फटाफट एकदम। तो प्रॉपर्टीज़, ठीक, पहले प्रॉपर्टीज हमने देखी किसका, मेटल का। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है तुम याद कर लो। ठीक, पहला कि जो भी मेटल होंगे वो क्या होंगे, लस्टर। ठीक, लस्टर क्या होता है, लस्टर मतलब कि जितने भी मेटल रहेंगे वो क्या रहेंगे, एकदम शाइनी। ठीक है, उनका सरफेस एकदम शाइनी रहेगा, हमेशा क्या करेंगे, ब्लिंक करेंगे, शाइन करेंगे। ठीक है, सभी मेटल के पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, लस्टर। ठीक, इसका लिख दे रहे हम क्या, शाइन। दूसरी प्रॉपर्टी देख लो मेटल की, मेलिएबिलिटी। ठीक है, मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होती है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी मेलिएबिलिटी है। इसका मतलब है कि मेटल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पतले से शीट में ड्रॉन कर सकते हैं। जैसे कि कोई मेटल ही है तो उसको तुम पीट पीट के पतला कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल में सिल्वर फॉयल, गोल्ड फॉयल जो स्वीट्स के ऊपर लगा रहता है, ठीक है, वो देखिए ना, वो कितना पतला होता है, तो वो होती है मेलिएबिलिटी। ठीक है, बीटन इनटू थिन शीट। ठीक, अब ऐसे तुम लोग अपना डिफिनेशन बना लेना इजीली। और थर्ड प्रॉपर्टी हम लोग देखें क्या, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या होता है, भी मेटल को पतले आयन कन्वर्ट कर। ठीक है, इसको डक्टाइल ही बोलो, डक्टिलिटी नहीं। ठीक, इसका मतलब है कि कोई भी जो मेटल है उसको क्या कर सकते हैं, एकदम पतले से वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल आया था एनसीईआरटी में कि उसमें क्या कर रहा था, 2 किलोमीटर लॉन्ग गोल्ड। ठीक है, 2 किलोमीटर लॉन्ग गोल्ड को बना दे रहा था, किससे, सिर्फ 1 ग्राम ऑफ गोल्ड से। मतलब कि 1 ग्राम का गोल्ड ले लोगे, उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हो। है कि नहीं, कितना ज़्यादा इसकी डक्टिलिटी, इसीलिए डक्टिलिटी होती। ठीक है, इसका डिफिनेशन लिख लो, थिन वायर, हाँ, जो थिन वायर में ड्रॉन हो जाए। फिर सोनरस, चौथी प्रॉपर्टी क्या है, सोनरस। सोनरस मतलब ये मेटल की वो प्रॉपर्टी है जो बताती है क्या, कि मेटल क्या करेगा, हमेशा अच्छा सा साउंड देगा। जैसे नॉन मेटल जब भी जैसे नॉन मेटल है तो इतना अच्छा आवाज़ नहीं दे रहा है, ठीक, लेकिन कोई मेटल जैसे ये देखो, आवाज़ देने ना, साउंड अच्छा सा। ठीक है, तो मेटल के पास क्या प्रॉपर्टी होती है, साउंड की। मंदिर का घंटा देख लो। ठीक, फिर उसके बाद आता है मेटल की एक और प्रॉपर्टी कि ये कंडक्ट क्या करेगा, फिफ्थ, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, ये तो मालूम है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा तो हीट भी करेगा। और लास्ट वाला कि मेटल के पास क्या होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये सभी प्रॉपर्टी होगी मेटल की। और जब मेटल की प्रॉपर्टी सब सीख गए, याद कर लिए, इसी से हम नॉन मेटल भी की भी लिख सकते हैं। देखो इतना आसान होगा, अब नॉन मेटल की प्रॉपर्टी से लिखना और आसान हो जाएगा। कैसे, देखो, बस सिंपल, हमें उसका उल्टा लिख रहे हैं। लस्टर्स तो क्या लिख दोगे, नॉन लस्टर। ठीक, मेलिबिलिटी, नॉन मेलिबिलिटी। ठीक, डक्टिलिटी, नॉन डक्टाइल। तो ये सब सब इसका उल्टा है। नॉन लस्टर मतलब कि नॉन मेटल शाइन नहीं करेगा। नॉन मेलिबिलिटी मतलब कि उसको तीन शीट में बीटेन नहीं कर सकते। नॉन डक्टाइल मतलब कि हम नॉन मेटल से कोई लंबा वायर नहीं बना पाएंगे। ठीक, नॉन सोनोरस यानी कि अच्छा आवाज़ नहीं देगा।
ठीक। और क्या आते हैं, नॉन मेटल आते हैं ब्रिटल। नॉन मेटल क्या होते हैं, ब्रिटल। ये ब्रिटल मतलब समझ लो थोड़ा सा, ब्रिटल यानी कि एक होता है स्ट्रांग और एक होता है ब्रिटल। स्ट्रांग मतलब होता है कि वो एकदम ठोस रहेगा, ठीक है। और ब्रिटल मतलब होता है कि वो भी हार्ड ही रहेगा, लेकिन उसको क्या कहते हैं, गलती से अगर हम क्या कहते हैं नुकीली चीज़ से मार देंगे तो वो एकदम टूट जाएगा फटाक से, तो इसलिए उसको कहते हैं ब्रिटल। हाँ, मिरर, मिरर एग्जाम्पल में है, कितना अच्छा ब्रिटल है, हल्का से भी लगेगा तो टूट जाएगा। नॉन मेटल आर ऑकर सॉलिड लिक्विड एंड गैस एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल कैसे ऑकर होते हैं, ऑकर सॉलिड लिक्विड गैस, ठीक। नॉन मेटल कैसे ऑकर होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस। ये हो गई प्रॉपर्टीज, आसान था एकदम। अब कुछ एक्सेप्शन आता है, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं एक्सेप्शन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कुछ एक्सेप्शन है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो पहला एक्सेप्शन देख लो क्या है, कि जो भी अल्कली मेटल होते हैं, ठीक है, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल जैसे क्या क्या अल्कली मेटल, पोटेशियम, सोडियम, एल, ये पूरा ग्रुप होता है अल्कली मेटल का, ठीक है। तो ये सब मेटल जो होंगे इनको हम लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। कट किससे, नाइफ से, ठीक। तो अल्कली मेटल हम लोग कर रहे हैं, हम लोग को मालूम है मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, कुछ तो सॉफ्ट है तो उसको नाइफ से काट पा रहे हैं, एक तो ये एक्सेप्शन आ गया। दूसरा, मर्करी लिक्विड मेटल, मर्करी, मर्करी को लिखते हैं किससे, Hg, ठीक। मर्करी एक ऐसा मेटल है, ठीक है, मर्करी है एक ऐसा मेटल है जो कि क्या है, लिक्विड, ठीक, रूम टेम्परेचर पे। तो ये भी एक्सेप्शन है कि नहीं, मर्करी को क्या होना चाहिए, सॉलिड, क्योंकि मेटल है, लेकिन है क्या वो एग्जैक्टली, लिक्विड, ठीक, लिक्विड। थर्ड एक्सेप्शन, लीड एंड मर्करी आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, यानी लीड एंड मर्करी, ठीक है। लीड का होता है देखो पीवी, और मर्करी का तो लिखेंगे है। तो पीवी और एचजी क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। ये भी एक्सेप्शन है क्योंकि मेटल है, इसको तो हीट क्या करना चाहिए, कंडक्ट करना चाहिए, ये पुअर कंडक्टर है। चौथा, जो Hg यानी मर्करी जो होता है वो क्या होता है, एक्सपेंड करता है वेरी लो टेम्परेचर चेंज, ठीक है, एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर चेंज। बस इसकी यही खासियत तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं और क्या बना देते हैं, थर्मामीटर, ठीक है। थर्मामीटर हम लोग क्या टेम्परेचर नापना है, और मर्करी देखो एक्सपेंड करें तो थर्मामीटर के आगे जो नीडल रहता है उससे मर्करी भरा होता है पूरा फुल, लेकिन जैसे उसको अपने बॉडी से लगाओगे तो बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, बुखार हुआ रहेगा, तो तुरंत मर्करी क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, तो वही मर्करी एक्सपेंड करके उस लाइन से आगे बढ़ती चली जाती है, और तुम्हें क्या मिल जाता है रीडिंग की तुम्हारा टेम्परेचर क्या है, उस हिसाब से मर्करी उतना डाला ही जाता है कि एकदम एक्यूरेट रीडिंग दे, ठीक। पाँचवा, गैलियम और सीजियम हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, गैलियम एंड सीजियम लो मेल्टिंग पॉइंट। हम लोग पढ़े क्या, मेटल के जितने भी रहेंगे क्या रहेंगे, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन सीजियम और गैलियम एक ऐसे मेटल है जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक। सब एक्सेप्शन है। फिर आता है आयोडीन, आयोडीन इज ए नॉन मेटल बट इज लस्टर। आयोडीन क्या है, आयोडीन हैव लस्टर, तो ये भी एक्सेप्शन है कि नहीं, लस्टर किसी पास होता है, मेटल के पास, लेकिन आयोडीन तो क्या है, नॉन मेटल। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ग्रेफाइट देखा, ग्रेफाइट क्या होता है, ग्रेफाइट जान लो, कार्बन, ठीक है, कार्बन का ही एलोट्रॉप होता है, कार्बन एलोट्रॉप। अब एलोट्रॉप क्या है, तो ये कार्बन जब कई सारे स्ट्रक्चर में अरेंज होते हैं तो वो उसमें से एक स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का, ठीक है। तो ये पढ़ोगे 10th में, अरे शायद आगे ही चैप्टर में भी, चैप्टर नंबर 4 में भी बताएंगे, उसमें बताएंगे पूरा एलोट्रॉप, ठीक है। ग्रेफाइट आता है, डायमंड आता है, और बफ मिस्टर फ्लोरीन आता है, वो आगे आएगा, ठीक है, उसमें सारा मिल जाएगा चैप्टर 4 में। तो ग्रेफाइट क्या होता है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। यानी कि देख लो ग्रेफाइट किससे बना, कार्बन, कार्बन का होता है नॉन मेटल, तभी वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और लास्ट देख लो, डायमंड कंडक्ट हीट एंड हैज वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट। डायमंड भी क्या है, एलोट्रॉप ही है, डायमंड भी कार्बन का एलोट्रॉप है, ठीक है। और इसके पास क्या होता है, कंडक्ट कर देता है हीट, ठीक। और होता है क्या इसके पास, हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक। मतलब कि डायमंड भी क्या एक तरह से नॉन मेटल है, नॉन मेटल होते हुए भी वो हीट को कंडक्ट भी कर दे रहा है, और उसके पास क्या है, हाई मेल्टिंग पॉइंट। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, ठीक।
तो इसमें पहले हम लोग को देखना है कि जो अल्कली मेटल है रिएक्ट विद विग्रेसली विद वाटर एंड ऑक्सीजन इन द एयर। जो अल्कली मेटल होते हैं वो बहुत तेज़ी से क्या कर लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है। एटमॉस्फेयर में रखोगे तुरंत तो क्या कर लेंगे, देख लो पहला अगर मेटल को, अल्कली मेटल को तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवा दोगे तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। एक मेटल ऑक्साइड बनेगा। इस एग्जाम्पल में देख लो, एग्जाम्पल Cu प्लस O2, ठीक, गिव्स 2CuO, कॉपर प्लस ऑक्सीजन मिलेगा क्या, कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। उसी तरह एल्युमिनियम को देख लो, Al प्लस O2 गिव्स Al2O3, Al2O3 बनाता है, उसको बैलेंस कर लो, 2Al है, 2Al लगा लो, O3 है, यहाँ पे 2 है तो अच्छा नहीं लग रहा, तो इधर 3 लगा लो, 3 तो 6 चाहिए तो 2 लगेगा, तो इधर 4 लगा लो, हो गया बैलेंस। ठीक है, कॉपर एल्युमिनियम से रिएक्ट करेंगे। यही है तुम्हारा पहला केमिकल प्रॉपर्टी कि मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट कराओ तो मेटल ऑक्साइड बनेगा। यहाँ मेटल ऑक्साइड दोनों बन गया ना, मेटल ऑक्साइड मतलब सिर्फ मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो इसी को कहते हैं मेटल ऑक्साइड। ठीक, फिर उसके बाद प्रोसेस में आ जाता है ऑक्साइड के बारे में, थोड़ा तुम देख लो एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है, तो ये वो ऑक्साइड होते हैं, अगर सिंपल डिफाइन करने में आगे एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है सिंपल लिख देना, वो ऑक्साइड जो बिहेव करेंगे एज अ एसिड और एज अ बेस, मतलब दोनों का बिहेव करेंगे, वो ऑक्साइड जो बिहेव करेंगे एसिड का भी और बेस का भी, उन ऑक्साइड को हम लोग क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इसका एग्जांपल तुम्हारा यही होगा Al2O3। ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, याद रखना है इसको, Al2O3 का। और इसका दोनों रिएक्शन भी दिया है CRT में, तो देख लो कि कब ये दोनों बिहेव करेंगे। तो देखो यहाँ पे Al2O3 को हम लोग 6HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो बना है 2AlCl3 प्लस 3H2O। देखो यहाँ पे वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है, दिख रहा है। अब देखो दूसरे केस में वो बेस से रिएक्ट करेगा। ठीक, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है Al2O3 क्योंकि वो एसिड से भी रिएक्ट करेगा और बेस से भी। ठीक, फिर आगे हम लोग देखते हैं सोडियम ऑक्साइड पोटेशियम ऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस अल्कलीज। ठीक है, और अगर सोडियम और पोटेशियम ऑक्साइड पर मिल गए, ठीक, सोडियम ऑक्साइड और या फिर पोटेशियम ऑक्साइड, इसको अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, अल्कली बनेगा। ठीक, दोनों रिएक्शन एक साथ लिख दिए। अगर Na2O H2O के साथ रिएक्ट करोगे तो 2Na2OH बनेगा और K2O को H2O से करोगे तो KOH। ये दोनों ही क्या है, एल्कली हैं। एल्कली जानते हो ना, बेस को पानी मिला दोगे क्या होता है, उसको एल्कली बोलते हैं। बेस अल्कली मंत्र यही है, बेस को पानी में मिला दिए तो क्या हो गया, वो एल्कली। यहाँ पे देख लो OH है इसके बाद, तो बेस की OH माइनस, इसको ऐसे भी एल्कली कहेंगे। ठीक, पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रेसली दैट दे कैच फायर एंड केप्ट इट ओपन, हैंस टू एक्सीडेंटल फायर दे आर केप्ट इमर्ज्ड इन केरोसिन। एक और पॉइंट याद रख लो कि जो ये क्या कहते हैं, सोडियम और पोटेशियम, ये दोनों ना, इन दोनों को कभी ओपन में नहीं रखा जाता है। ठीक है, ओपन में नहीं रखा जाता है, क्यों, क्योंकि फटाक से क्या कर लेंगे, फायर कैच कर लेंगे। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, रिएक्टिव, रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर है इन दोनों, तो तुरंत कैच कर लेंगे, फायर कर लेंगे और ब्लास्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो जनरली जो सोडियम पोटेशियम की जो भी तुम्हें मिलेगा, जैसे अगर केमिस्ट के शॉप पे लेने जाओगे तो उस पर कोटिंग रहता है। ठीक है, किसी और मटेरियल पर कोटिंग रहता है ताकि वो तुरंत वर्क ना करे, लेकिन जैसे उसको रिएक्शन में डालो तो वो कोटिंग हटता है तो वो तुरंत रिएक्शन करना स्टार्ट कर देता है। ठीक, मेटल सच एज एल्युमिनियम मैग्नीशियम जिंक लीड आर कवर्ड विद ए थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड, द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट द मेटल फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन। और कुछ मेटल जैसे कौन कौन, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और जिंक, लेड, ठीक है, ये सब कवर होते हैं, ठीक है, अपने ही मेटल का ऑक्साइड से। ये कवर होते हैं किससे, कवर बाय ओन मेटल ऑक्साइड। ठीक, ये अपने मेटल ऑक्साइड से क्या होते हैं, कवर होते हैं। मतलब ऑटोमेटिक तुम ये सामान ले रख के छोड़ दोगे, कुछ समय बाद देखोगे एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड का लेयर आ जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर, जिंक पे जिंक ऑक्साइड। ये क्या करते हैं, अपना ही खुद से अपने आप से क्या बना लेते हैं, लेयर बनाते हैं, और वो लेयर उनको मदद करता है फर्दर उनका मेटल खराब होने से। इन्हें समझो, यानी कि अगर मेटल है कई सारे लेयर में बना होगा तो पहला ही लेयर क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अब वो ऑक्सीडाइज लेयर बचाएगा नेक्स्ट वाले लेयर को फर्दर ऑक्सीडाइज होने से। ठीक है, जिससे तुम्हारा मेटल क्या हो जाता है, सेफ हो जाता है। ठीक, लेकिन आयरन केस में नहीं है, आयरन केस में एक ऑक्सीडाइज होता है, सब लाइन से होना चालू। ठीक, क्योंकि आयरन केस में वो ऑक्सीडाइज का लेयर उसको मदद नहीं करता है, वो तुरंत छड़ने लगता है। यहाँ पे क्या है, वो ऑक्सीडाइज का लेयर उसको पकड़ के रखेगा एकदम। ठीक है, अब आगे हम लोग देखने मेटल रिएक्ट विद वाटर। मेटल कैसे रिएक्ट कर ले, मेटल रिएक्शन विथ H2O। ठीक है, मेटल का रिएक्शन देखना है हम लोग इसके साथ, वाटर के साथ, कि अगर मेटल को हम लोग क्या करें, वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। तो मेटल जब भी वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। ठीक है, अगर मेटल को
इसके साथ रिएक्ट कराएं वाटर के साथ, तो मैं क्या मिलने वाला है, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इतना याद रखो, ये हमेशा है, जब भी मेटल को पानी के साथ रिएक्ट कराओगे मेटल ऑक्साइड बनेगा, तो मैं क्या मिल जाएगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन गैस। मेटल ऑक्साइड दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट फर्दर फ्रॉम द मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक, तो पोटेशियम सोडियम रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, तो इसमें कुछ पॉइंट आता है वो तुम लोग को याद रखना है, जैसे जो सोडियम और पोटेशियम होगा यानी Na सोडियम के पोटेशियम, ये दोनों क्या करेंगे मालूम है, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे। इनको तुम बस कोल्ड वाटर ही दे दो तो भी ये क्या करेंगे, रिएक्ट कर जाएंगे। अरे ये तो फ्री में रखें तो भी रिएक्ट हो जाए, तो ऑब्वियस ही बात है, कोल्ड वाटर तो कुछ भी दोगे वो रिएक्ट कर जाएंगे। लेकिन ऐसा याद करने के साथ याद रखना है कोल्ड वाटर के साथ Na और पोटेशियम, बल्कि असल में ये है कि सोडियम पोटेशियम कहीं भी रख दोगे तो रिएक्ट करना ही है। ठीक है, तो उनको कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाएंगे तुरंत और फायर कैच कर लेंगे। ठीक तो इसका रिएक्शन होगा एनसीईआरटी में वही है, क्या रिएक्शन देख लो, 2K प्लस 2H2O गिव्स 2KOH प्लस H2 प्लस हीट, कई सारा हीट। दूसरा ये जान लो कि कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर प्रोड्यूस हाइड्रोजन विच डू नॉट कैच फायर। कैल्शियम जो है ना ये भी कोल्ड वाटर से कर लेगा रिएक्ट, लेकिन नॉट कैच फायर। ठीक, लेकिन फायर कैच नहीं करेगा, लेकिन ये क्या कर लेगा, ये कैच फायर कर लेगा, मतलब कि आग जल जाएगा, कैच फायर। सोडियम पोटेशियम को कोल्ड वाटर से रिएक्ट करोगे आग लग जाएगी, ये रिएक्शन होगा। लेकिन कैल्शियम को कोल्ड वाटर से रिएक्ट करोगे रिएक्ट कर देगा, लेकिन फायर के नहीं होगा। ठीक है, आग नहीं जलेगा। इसका रिएक्शन देख लो क्या होगा, Ca प्लस 2H2O गिव्स CaOH होल ट्वाइस प्लस H2, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट हमारा किसकी बात होगी अब, मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम भैया कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे, अब इनको प्रॉपर तुम्हें क्या देना होगा, हॉट वाटर दोगे तब भैया ये बढ़ेंगे आगे रिएक्शन के लिए। फिर उसी की तरह एल्युमिनियम आ जाता है, एल्युमिनियम कहेंगे भैया नहीं, हमको तब हॉट वाटर से भी नहीं करना है। हाँ, हॉट वाटर से नहीं करना है, एल्युमिनियम के साथ और कुछ भी है, आयरन और जिंक, ये तीनों कहेंगे क्या कि हम भैया हॉट वाटर से भी नहीं करेंगे, तब इनको और एनर्जी देना होगा रिएक्शन कराने के लिए, तो क्या करेंगे, स्टीम। ठीक है, स्टीम वाटर देंगे तब वो रिएक्ट कर देंगे। ठीक है, इसका रिएक्शन देख लो क्या है, 2 एयर प्लस 3 H2O गिव्स Al2O3 प्लस H2। ठीक, और दूसरा रिएक्शन क्या है, आयरन का 3Fe प्लस 4 H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4 H2। ठीक, तो आसान हो याद करना मेटल रिएक्शन विद वाटर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। अब मेटल एसिड का रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, तो इसका जनरल फिर से लिख लो। मेटल को जब भी क्या करोगे तुम एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे तो तुम्हें क्या मिलने वाला है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। ठीक, ये हमेशा लागू होगा बस। और उसमें एग्जांपल में देख लो, जैसे मैग्नीशियम को रिएक्ट करा दिए 2HCl के साथ, तुम्हें क्या मिल गया, MgCl2 प्लस H2। ठीक, आसान था। जैसे एल्युमिनियम का भी सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, जिंक का भी सेम, बस एल्युमिनियम में क्या बन जाएगा, AlCl3, क्योंकि एल्युमिनियम की वैलेंसी 3 देती है तो 3 क्लोरीन से लगेगा। ठीक है, वो सब लिखाने की जरूरत नहीं है। और नेक्स्ट देख लो, हाइड्रोजन इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड। तो एक इसमें भी आ जाता है एक्सेप्शन। ठीक है, इसमें एक्सेप्शन क्या हो गया कि अगर तुम मेटल को, ठीक है, मेटल को क्या करोगे, रिएक्ट कराओगे नाइट्रिक एसिड, अगर मेटल में नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करा दोगे तब हाइड्रोजन और सॉल्ट तो बनेगा ही नहीं मिलेगा। ठीक, देखो क्यों होता है ऐसा, इट इज़ बिकॉज HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो नाइट्रिक एसिड पहले जान लो क्या होता है, HNO3। ठीक, तो HNO3 क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये मालूम करेगा क्या, जब तुम मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराओगे हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट बनाएगा, लेकिन जो हाइड्रोजन है ना इसको फिर से ये HNO3 क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, इसको फिर कन्वर्ट कर देगा इसमें H2O में। तो हाइड्रोजन बन रहा है, हाइड्रोजन क्या है, बन रहा है, लेकिन वो हमें मिलेगा नहीं क्योंकि फिर से HNO3 इसको क्या बना देगा, वाटर। ठीक है, इट ऑक्साइड टू प्रोड्यूस 2 वाटर एंड इट सेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑफ द नाइट्रोजन ऑक्साइड। और जब ये इसको ऑक्सीडाइज किया वाटर में तो खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, खुद रिड्यूस हो जाएगा किसमें, या तो N2O, NO या NO2। ये सब बहुत आगे की जगह काम आएगा, अभी आगे जाओगे क्लास में तो काफ़ी काम आएगा ये सब, अभी से याद रखोगे अच्छा रहेगा। क्या कि मेटल के साथ हम लोग ऐसे रिएक्ट करेंगे, सॉल्ट पर हाइड्रोजन बनेगा, ये फिक्स है, इसको कोई बदल नहीं सकता।
लेकिन अगर मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हो तो क्या होता है, वो हाइड्रोजन नहीं बनाता है, बस सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है। तो हाइड्रोजन नहीं बनाता है, क्यों नहीं बनाता है? क्योंकि हाइड्रोजन बना है, ऐसा नहीं हाइड्रोजन बना ही नहीं, हाइड्रोजन इंटरमीडिएट स्टेट में बना होगा, लेकिन जैसे हाइड्रोजन बना होगा तुरंत HNO3 उसको पकड़े क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, हाँ H2O में, और खुद अपने रिड्यूस हो जाएगा N2O, NO और NO2। यानी कि जब भी मेटल को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करोगे तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस इसमें से कोई एक कंपाउंड NO2, NO या N2O, तभी बनेगा तुम्हारा। ठीक, फिर रिएक्शन ऑफ मेटल विद सोल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट देख लो। ठीक है, रिएक्शन ऑफ मेटल विथ अदर मेटल सॉल्ट, तो ये आसान होता है इसमें। इसे बस तुम्हें रिएक्टिविटी सीरीज ज़्यादा करनी है कि कोई मेटल को रिएक्ट करो किसी और के मेटल के सॉल्ट से, किसी और के मेटल के सॉल्ट यानी कि कोई मेटल पहले से अपना सॉल्ट बनाया है, अब उसमें तुम कोई दूसरा मेटल डाल लिया, तो अगर ये जो मेटल डाल रहे हो वो क्या होगा, उसकी एक्टिविटी सीरीज ज़्यादा होगी इस वाले से, तो उसको इसके जगह से हटा देगा। जो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़े हैं ना, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही हो जाएगा। ठीक, और डबल भी हो जाएगा, हो सकता है दोनों एक दूसरे का बनाए हो। ठीक है, तो क्या होगा, मेटल सॉल्ट सोल्यूशन बी सॉल्ट सोल्यूशन, रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम देयर कंपाउंड। इस एग्जांपल में देख लो Fe प्लस CuSO4, तो यहाँ पे देखो आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, है कि नहीं? हम लोग वैसे ही मालूम है आयरन में जल्दी जंग वंग लग जाता है, ज़्यादा रिएक्टिव है, कॉपर में जल्दी नहीं लगता है, खराब नहीं होता है, इसलिए कॉपर वायर यूज़ करते हैं। अच्छा, एक्टिविटी सीरीज है बुक में, ठीक है, एक्टिविटी सीरीज देख लेना। तो क्या हो जाएगा इसमें, कॉपर की जगह से उठा देगा कौन, आयरन, आयरन अपना बना लेगा सॉल्ट और कॉपर को बाहर फेंक देगा। ठीक है, इधर एक्टिविटी सीरीज थोड़ा सा देख लें यहाँ पे क्या क्या होता है। सबसे ऊपर कौन होता है, पोटेशियम, सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर आता है तुम्हारा मैग्नीज, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, बीच में हाइड्रोजन, फिर Cu, Hg, Ag, Au। ऐसे होते तो कई सारे हैं लाइन से, लेकिन इतने मेन तुम्हें क्या करने हैं, याद करने हैं। ठीक है, 10 तक तुम्हें इतने मेन याद करने हैं, सबसे ज़्यादा ये सब और सबसे कम ये सब। इसलिए ऑटोमेटिक देखो गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब इसलिए महंगे होते भी हैं क्योंकि बहुत क्या होते हैं, कम रिएक्टिव होते हैं, यानी ज़्यादा दिन तक चलेंगे, तो ज़्यादा दिन तक चलेगा और कम भी पाया जाता है, उनका एक्सट्रैक्शन भी महंगा है, इसलिए ये सब गोल्ड और सिल्वर महंगे होते हैं। ठीक, फिर देखिए मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, यानी कि अब जो मेटल और नॉन मेटल का मैकेनिज्म देख लो, मैकेनिज्म, ठीक है, ऑफ रिएक्शन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल नॉन मेटल का रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या है, यानी कैसे मेटल नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड का। ठीक है, तो उसमें देखो क्या होता है, सोडियम एटम एटॉमिक नंबर मालूम है कितना होता है, 11। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन भरोगे तो कितना आएगा इसकी वैलेंसी, वैसे एक वीडियो वैलेंसी की तुम लोग चाहो तो देख सकते हो। ठीक है, वैलेंसी निकालोगे तो इसकी क्या आएगी, +1। ठीक, तो मतलब इसके आटोमोस्ट सेल में कितने हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, अभी सोडियम चाहता है कि अपने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे ताकि इसका क्या हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। ठीक, उसी तरह क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, इसके आटोमोस्ट सेल में कितने होते हैं, 7। अब इसको एक कहीं ना कहीं से चाहिए, एक में जाए, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट, ये भी शांत हो जाएगा। ठीक, तो इसीलिए ये लोग आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो सोडियम रहेगा तुम्हारा वो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब यही 1 इलेक्ट्रॉन कौन पकड़ेगा, क्लोरीन। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेगा, Cl-, यानी क्या बन गया प्लस और Cl क्या बन गया माइनस। अब ये दोनों प्लस माइनस है तो आपस में क्या बना लेंगे, बॉन्ड। ठीक, और दो, एक पे प्लस एक पे माइनस है, दोनों एक दूसरे को न्यूट्रल करके क्या बना लेंगे, NaCl, और उनके बीच में बॉन्ड कौन सा बन जाएगा, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, याद रख लो, जहाँ पे भी चार्ज से बॉन्ड बना। ठीक है, यहाँ पे प्लस और माइनस से बॉन्ड बना, इसलिए क्या है, आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक मतलब मिलते हैं चार्ज, और बॉन्ड मतलब समझ ही रहे हो, मानना उसको कि आयोनिक बॉन्ड बन गया। ठीक है, ये मैकेनिज्म था पूरा। ठीक, द सोडियम एटम हैज ए इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल व्हिच लूजेस टू फॉर्म स्टेबल ऑक्टेट, बताई दिए। द न्यूक्लियर सोडियम एटम स्टिल हैज 11 प्रोटॉन। ठीक, सिमिलरली क्लोरीन गेन लॉस करता है। ठीक है, तो ठीक है, इतना ही था सब में भी। इसी तरह एक मैग्नीशियम का भी है, उसका भी सेम वैसे ही प्रोसेस होगा। मैग्नीशियम का आउटरमोस्ट शेल में क्या हो जाएगा, 2। ठीक, और क्लोरीन का आउटरमोस्ट शेल में फिर से 7। ठीक, तो अब बताओ मैग्नीशियम के बाद 2 है, लेकिन क्लोरीन को सिर्फ 1 चाहिए था, तब क्या करें, तो 1 मैग्नीशियम दे रहा है इसको, अब ये इसको भी सेटिस्फाई कराना है, ये क्या करेगा, कहेगा दूसरा क्लोरीन लेके आओ, तो फिर दूसरा क्लोरीन आएगा, ये इसको दे देगा।
तो अब देखो, तो यानी Mg क्या किया, 2 लोगों को दिया, तो इसका कंपाउंड क्या बन गया, MgCl2, ठीक है। अब ये अगर एल्युमिनियम होता तो एल्युमिनियम के पास क्या होता, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 उससे देना होता, तो 3 देना तो 2 क्लोरीन आता, काम नहीं बनता, एक और क्लोरीन आता, तब क्या बनता है वो AlCl3। तो इसी तरह तुम्हारा कंपाउंड केमिकल फॉर्मूला बनता है, ठीक है। ये होगा मैकेनिज्म रिएक्शन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। अब हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड अभी तक समझ गए, आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे आयनिक कंपाउंड बनता है, कैसे इलेक्ट्रॉन की क्या होता है, एक दूसरे को देते लेते हैं, मेटल नॉन मेटल क्या बना लेते हैं आयनिक कंपाउंड। हम लोग देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज, अगर कोई भी आयनिक कंपाउंड बनाए उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी आती है आयनिक कंपाउंड में, फिजिकल नेचर इसका क्या होगा, ठीक है, फिजिकल नेचर। देख लो फिजिकल नेचर कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड जो भी होंगे आर सॉलिड होंगे एंड हार्ड बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स, क्योंकि प्लस माइनस का इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, तो ये सब क्या होने वाले हैं, हार्ड भी होने वाले हैं और स्ट्रॉन्ग भी होने वाले हैं, ठीक। हार्ड और स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से आपस में क्या होंगे, जुड़े रहेंगे। दूसरा, आयनिक ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पॉजिटिव नेगेटिव आयंस, ठीक है, इनके पास इतना आयनिक अट्रैक्शन होता है, ठीक है, आयनिक अट्रैक्शन होता है ना, अट्रैक्शन होता है कि ये क्या बना देते हैं, ब्रिटल, ठीक है। ये उसका फिजिकल नेचर। दूसरा देख लो इसमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो जो आयनिक कंपाउंड रहेंगे ऑब्वियसली बात है, जब फोर्स ज़्यादा है, अट्रैक्शन ज़्यादा है, हार्ड है, तो उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों क्या होगा, हाई होगा, ठीक, हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा। दिस इज बिकॉज द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक अट्रैक्शन। और ये क्यों हाई होता है, क्योंकि जो उनके अंदर आयनिक अट्रैक्शन बना है, जैसे Na+Cl- इन बीच जो बॉन्ड बना है, ये आयनिक अट्रैक्शन बना है, ये इतना ताकतवर होता है कि इसको तोड़ने के लिए हमें काफ़ी ज़्यादा हीट देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट दोनों का हाई होता है। और हमें देखना है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी होती है कि जो भी आयनिक कंपाउंड होगा वो क्या होगा, आयनिक में सॉल्युबल होगा, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जनरली सॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट सच एज केरोसिन, पेट्रोल, ठीक। तो आयनिक होता है, आयनिक डिजॉल्व आयनिक, मतलब कि आयनिक कंपाउंड को तुम आयनिक में डिजॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आयनिक इंटरेक्शन भी कहते हैं इसको, तो आयनिक में आयनिक डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड जो होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन H2O वाटर, और इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, इनसॉल्युबल होते हैं किसमें, केरोसिन, पेट्रोल, ठीक। तो जितने भी इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड हैं वो सॉल्युबल रहेंगे वाटर में, लेकिन सॉल्युबल रहेंगे पेट्रोल और केरोसिन में, ठीक। और लास्ट देख लो कि जो आयनिक है ऑब्वियसली बात है, चार्ज है इनके पास, चार्ज भरे न्यूट्रल हो गए, लेकिन चार्ज कुछ ना कुछ है, तो इसलिए क्या करेंगे, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, ठीक है। आयनिक कंपाउंड कंडक्ट स्टेट दिस इज पॉसिबल इन द मॉल्टेन स्टेट। और याद रखना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कब, मॉल्टेन स्टेट में, सॉलिड स्टेट में नहीं, सॉलिड स्टेट में नहीं करेंगे कंडक्ट, मॉल्टेन स्टेट में कंडक्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि सॉलिड स्टेट में क्या रहेंगे वो सॉलिड, ठीक है, लेकिन मॉल्टेन स्टेट में क्या करेंगे, उनका कुछ ना कुछ इंट्रैक्शन टूटेगा। जैसे नमक है, अगर नमक को अगर तुम कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पास करना तो नहीं करेगा, कि नमक को जैसे पानी मिला दोगे तो तुरंत क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि वो चार्ज क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे। जैसे पानी मिला हो तो Na अलग हो जाएगा, Cl- अलग, तभी तो चार्ज होगा, तभी इलेक्ट्रॉन क्या करा देंगे, फ्लो करा देंगे, ठीक है। इसलिए आयंस क्या होते हैं, फ्री कर लेते हैं। तो इतना ही था हम लोग का, ठीक है, मेटल नॉन मेटल में। इसके बाद आता है हमारा टॉपिक ऑर्गेनिज्म ऑफ मेटल, ठीक है, वो हमारा वीडियो होगा, ठीक है, उसका लिंक होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाके देख सकते हो, ठीक है। उसमें पूरा हम लोग चैप्टर कंप्लीट किए हैं, बाकी इसमें इतना ही। थैंक यू गाइस, जय हिंद।